नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे यूट्यूब पर। आज से हम वापस अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेटर की थी उसकी जो टेस्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं और आज मैं बात करूंगा सैम्पलिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। सैम्पलिंग से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हम एक टेस्ट में लेंगे और डेली अब 2 से 3 टेस्ट आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या देश में जनसंख्या की गणना करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन है जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सेंसस, सैम्पलिंग, ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं, देश में जब भी जनगणना होती है तो वहाँ पर जो विधि इस्तेमाल की जाती है उसे हम कहते हैं सेंसस विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हम सैम्पलिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रतिदर्श की विश्वसनीयता निर्भर करती है प्रतिदर्श के आकार पर, प्रतिदर्श की विधि पर, प्रगणों के प्रशिक्षण पर और उपरोक्त सभी। सैम्पलिंग्स की जो विश्वसनीयता है, सैम्पलिंग की जो सो कॉल्ड विश्वसनीयता है वो किस बात में निर्भर करती है। तो ये करती है उनके आकार पर, सैम्पलिंग की विधि पर, प्रगणन के प्रशिक्षण पर या उपरोक्त सभी पर। तो ये जो इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी पर ये सब कुछ डिपेंड करती है। तीसरा है, लॉटरी निकालने के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। लॉटरी का जो प्रयोग है वो कौन सी विधि का एग्जाम्पल है। तो मैंने इसे पूरा वीडियो बनाया है। तो ये यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि है। वैसे इसकी 4 ऑप्शन थे, यादृच्छिक, सविचार, स्तरित और कोटा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रैंडम सैम्पलिंग, इट्स नॉट मल्टी स्टेज नहीं है, ये सविचार नहीं है, ये कोटा भी नहीं है, ये एक रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल होता है। पक्षपात की संभावना होती है किस में, पक्षपात की संभावना होती है किस में। दोनों ऑप्शंस हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि में, ऑप्शन 2 है सविचार प्रतिदर्श विधि में, स्तरित प्रतिदर्श विधि में और कोटा प्रतिदर्श विधि में। तो बता दूं, ये जो सब्जेक्टिव ऑप्शन होते हैं जहाँ पर आप विचार करके ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेलेंस डिस्कशन करके जब आप सैंपल निकालते हो वहाँ पर पक्षपात की संभावना रहती है। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। तो जहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पर रैंडमनेस नहीं है, वहाँ पर पक्षपात की संभावनाएं रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। एक अन्वेषणकर्ता जनसंख्या की इकाइयों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर प्रतिदर्श का चुनाव करता है। वह किस विधि का प्रयोग करता है। एक मिनट, जनसंख्या में इकाइयों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर हम जब प्रतिदर्श चुन रहे हैं तो वो कौन सा तरीका है। तो मैं बता दूं, ऑप्शन है सुविधा अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ सुटेबिलिटी, कोटा, स्तरित और 2 और 3 दोनों। तो जब भी हम विभिन्न विशेषताओं के हिसाब से जब निकालते हैं तो हम क्लस्टर सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं, स्तरित का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्श विधि और जनगणना विधि की तुलना में निम्नलिखित तत्वों में किसके आधार पर की जाती है। किस सर्वेक्षण की क्षेत्र के आधार पर, आंकड़ों की शुद्धता के आधार पर, संकलन की लागत के आधार पर और उपरोक्त सभी। तो यस, एरिया इसमें इम्पैक्ट होता है, आप किस लेवल की एक्यूरेसी है वो इम्पैक्ट करती है, कॉस्ट इम्पैक्ट करती है और ये चारों। तो इसका ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी।
यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि में के अंतर्गत समग्र की इकाई की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने के डैश 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 अवसर होते हैं, समान, असमान, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो यादृच्छिक रूप से जब भी हम प्रतिदर्श चुनते हैं तो प्रतिदर्श इकाई के प्रत्येक इकाई के चुनने के अवसर क्या होते हैं, सब समान होते हैं। वो कितने होते हैं, 1/n। बताया भी था, ये प्रोबेबिलिटी की बात भी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचयन प्रक्रिया के अंतर्गत हम, मतलब जो सैम्पलिंग जो प्रोसेस उसके अंतर्गत हम प्रतिदर्श के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, समष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ना तो प्रतिदर्श ना ही समष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या तो प्रतिदर्श या समष्टि, यानी सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जाते हैं, नाइदर पॉपुलेशन नॉर सैंपल, आइदर पॉपुलेशन और सैंपल। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, अल्टीमेटली जो सैम्पलिंग पूरा प्रोसेस है वो हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, इसलिए हम ये प्रतिचयन की प्रक्रिया करते हैं। निम्नलिखित में किस दिशा में निर्देशन पद्धति उपयोग नहीं रहेगी? सैम्पलिंग इज नॉट सुटेबल। पहला, नवजात शिशुओं की औसत भार ले सकते हैं, सामान्य चुनाव से ठीक पूर्व वोटरों का विचार, एग्जिट पोल, बिल्कुल वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग होती है। प्रेशर कुकर की किस्म में, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर एक भी प्रेशर कुकर फट गया तो प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे हम इसको डाउट में डालेंगे। और विद्युत बल्बों की औसत आयु, यहाँ पर भी हम ये लेंगे निर्देशन। कहाँ नहीं लेंगे? ऑप्शन नंबर 3, प्रेशर कुकर के किस्म के अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब समष्टि अपरिमित हो तो प्रयोग करना चाहिए केवल प्रतिचयन रीति पर, केवल सेंसस पे, ना तो प्रतिचयन पर ना ही संगणना पे, और या तो प्रतिचयन या फिर संगणना पे। तो जब भी आपका पॉपुलेशन यानी समष्टि अपरिमित हो तो हमें प्रतिचयन रीति का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उस केस में आसान होगा प्रतिचयन के आधार पर पूरे के पूरे पॉपुलेशन के बारे में जानना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिचयन में अभिनीति का स्रोत है, अभिनीति का स्रोत मतलब गलती का स्रोत है, प्रतिदर्श का जोतपूर्ण चयन, दोषपूर्ण सूचना संकलन, दोषपूर्ण सूचना विश्लेषण एवं निर्वचन, मतलब आपने को गलत लिया, उसकी सूचना गलत लिया, उनका विश्लेषण और जो कंक्लूजन है वो गलत निकाला, और उपयोग सभी। तो जो भी गलती के स्रोत हैं ये सभी गलती के स्रोत हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक यादृच्छिक प्रतिदर्श की सूक्ष्मता या परिशुद्धता उसके आकार में वृद्धि के अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है। ऑप्शन बी है, प्रतिदर्श आकार के वर्गमूल में वृद्धि में बढ़ती है। ऑप्शन सी है, आकार के अनुपात में बढ़ती है। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदर्श की जो परिशुद्धता है वो प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल में की वृद्धि के अनुसार बढ़ती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बी सर। नेक्स्ट है, एक बड़े विजातीय अभिलक्षण वाले समष्टि के अध्ययन के लिए उपयुक्त प्रतिचयन विधि है। बहुत ही विजातीय मतलब जिनके अलग अलग अभिलक्षण होंगे। कौन सा होगा? यादृच्छिक, सविचार, स्तरित या मिश्रित, मतलब स्ट्रैटिफाइड और दी मिक्स्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई बहुत 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 बड़ा पॉपुलेशन है
जहाँ पे बहुत सारे तरह के अलग अलग प्रजातियाँ हैं, तो वहाँ पर हम आइदर स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी करेक्ट। प्रतिदेश का अनुकूलतम आदर्श निर्भर करता है विश्वसनीयता पर, परिशुद्धता पर, निष्पक्षता पर और इन सभी पर। तो बता दो, प्रतिशत का जो ऑप्टिमिलिटी है वो इन सभी गुणों पर निर्भर करती है, यानी विश्वसनीय भी होना चाहिए, परिशुद्ध भी होना चाहिए, निष्पक्ष भी होना चाहिए, तभी होगा। बड़ा प्रतिदर्श सिद्धांत लागू होता है कब? जब n 30 से ज़्यादा हो, n 100 से ज़्यादा हो, n 100 से बराबर हो या उपयुक्त हो नहीं। तो जब भी n का मान 30 से अधिक हो गया, वहाँ पर हम लार्ज सैंपल जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रतिदर्श वितरण में प्रमाप विचलन कहलाता है सांख्यिकी त्रुटि, सामान्य त्रुटि, प्रमाप विचलन त्रुटि या संभाव्य त्रुटि। तो ये होता है प्रमाप विचलन त्रुटि, स्टैंडर्ड एरर। क्या कहते हैं अपन इसको? स्टैंडर्ड एरर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? द स्टैंडर्ड एरर। अगला देखते हैं, प्रतिदेश की अनुकूलतम सिद्धांत निर्भर करता है किस पे? अभी बताया हमने, विश्वसनीयता पर, परिशुद्धता पर, निष्पक्षता पर या इन सभी पर। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन सभी पर निर्भर करता है। लार्ज सैंपल थ्योरी लागू कब होगी? द लार्ज सैंपल थ्योरी इज टू बी अप्लाइड व्हेन द एन वैल्यू इज व्हाट? ग्रेटर देन 30। 30 से ज़्यादा सैंपल वैल्यू होने पर, पॉपुलेशन वैल्यू होने पर हम लार्ज सैंपल थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। प्रतिदर्श वितरण में प्रमाप विचलन कहलाता है, दैट इज व्हाट? इन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नोन एज व्हाट? स्टैंडर्ड एरर। यादृच्छिक प्रतिचयन को निम्न में से भी जाना जाता है: प्रायिकता प्रतिचयन, गैर प्रायिकता प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन और जनगणना। जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम किसको जानते हैं? प्रायिकता प्रतिचयन, इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रतिचयन की वह विधि जिसमें जनसंख्या को विभिन्न सजातीय समूह में किसी विशेषता के अनुसार विभाजित किया जाता है को कहते हैं निर्णय प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन, समूह प्रतिचयन और क्रमबद्ध प्रतिचयन। तो whenever we divide the entire population on the basis of the similar roles और सिमिलर कैडर और द सिमिलर स्पेशलिटी की बेसिस में डिवाइड करता हूँ, दैट इज़ नोन एज व्हाट? स्तरित प्रतिचयन, यानी इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और द क्लस्टर सैम्पलिंग। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर होता है। किसी प्रतिदेश का आकार निर्भर करता है यूनिवर्स के आकार पर, उपलब्ध साधनों के आधार पर, सटीकता के अंश के आधार पर और उपरोक्त सभी पर। यस, ऑल फोर आर द रीजन जिसके बेसिस पे प्रतिदेश का आकार निर्भर करता है। कोटा प्रतिचयन है, कोटा सैम्पलिंग है, यादृच्छिक नहीं, गैर यादृच्छिक हाँ, यादृच्छिक और ये दोनों नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसका है? कोटा जो सैम्पलिंग है वो क्या होती है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग में काउंट होता है। जब किसी प्रतिचयन में जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान रूप से होती है तो वो कहलाएगी गैर यादृच्छिक प्रतिचयन, समान प्रायिकता चुनाव विधि, अयादृच्छिक प्रतिचयन या इनमें से कोई नहीं। तो जब सबके समान चुनी समान तो वो क्या होता है? गैर यादृच्छिक प्रतिचयन, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिदेश के आकार को निर्धारित करने के लिए कौन से सूत्र को उपयोग में लेना चाहिए? वांछित प्रतिदेश का आकार, जवाब देने में संभावितों की संख्या, जवाब देने में संभावित संख्या अपॉन वांछित प्रतिदेश का आकार, जवाब देने वाले संभावित अनुपात अपॉन जनसंख्या का आकार, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम सैंपल का साइज डिसाइड करते हैं तो ये तो है वांछित प्रतिदेश आकार अपॉन जवाब देने में संभावित संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रतिचयन की त्रुटि पाई जाती है जनसंगणना में, प्रतिचयन में, जनसंख्या और प्रतिचयन दोनों में उपरोक्त होगी। वे प्रतिचयन त्रुटि प्रतिचयन में होगी, मतलब सैम्पलिंग है तो सैम्पलिंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस में सामान्य सबसे बड़ा प्रतिचयन आकार होना चाहिए? अनुपातिक स्तरित प्रतिचयन में, क्रमबद्ध प्रतिचयन में, सीधे यादृच्छिक साधन रैखिक प्रतिचयन में, या समूह में? तो सबसे बड़ा प्रतिचयन का आकार होगा किस केस के अंदर? जब समूह प्रतिचयन होगा, यानी ग्रुप हम को रैंडमली पिक करते हैं, तो इसका आंसर होगा ग्रुप सैम्पलिंग में। एक शोधार्थी कुल जनसंख्या से 100 का प्रायिकता प्रतिदेश चुनता है। यह है समूह प्रतिदेश, यादृच्छिक प्रतिदेश, क्रमबद्ध और स्तरित। अब 100 में कुल जो है 100 को पिक कर रहा है तो क्या होगा भैया? यादृच्छिक प्रतिदेश, रैंडम सैम्पलिंग। निर्णय प्रतिचयन एक प्रकार का है प्राथमिक, गैर प्राथमिक प्रतिचयन, क्रमबद्ध और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जब भी मैं एक निर्णय प्रतिचयन की बात करता हूँ तो एक नॉन रैंडम का पार्ट होता है, तो ये गैर प्राथमिक प्रतिचयन है। एक प्रतिचयन का सर्वेक्षण का स्कोप किस पर निर्भर करता है? उद्देश्य पर, साधन पर, समय पर और उपरोक्त सभी पर। तो यस, ये सभी पे निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है, साधन क्या है और इसमें क्या है। प्रतिदेश का आकार बढ़ने पर प्रतिचयन की त्रुटि अक्सर घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे प्रतिदेश का आकार बढ़ता है प्रतिचयन की त्रुटि क्या हो जाती है? घटती जाएगी और उसमें सैम्पलिंग एरर कम होता जाएगा। एक प्रतिदेश की परिशुद्धता कब बढ़ेगी? प्रतिदेश के आकार के वर्गमूल के बढ़त के बराबर बढ़ती है, प्रतिदेश के आकार के बढ़त के प्रत्यक्ष में बढ़ती है, आकार के अनुपात में बढ़ती है, आकार बढ़ने पर घटती है। तो ध्यान रखना, ये प्रतिदेश के आकार के वर्गमूल की बढ़त के बराबर ये बढ़ती है। गैर प्रतिचयन त्रुटि निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? प्रतिदेश में, सर्वे में, जनगणना में, ए और बी दोनों में और उपरोक्त में कोई नहीं। तो गैर प्रतिचयन त्रुटि किस में होगी? जनसंख्या में गैर प्रतिचयन होगी, क्योंकि सब कुछ वहाँ पे सही हो रहा है। प्रतिदेश का आकार बढ़ने पर गैर प्रतिचयन त्रुटि यानी नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, इनमें से कोई प्रॉब्लम या नन ऑफ दीज। तो ये हमेशा गैर प्रतिचयन बढ़ जाएगा अगर प्रतिदेश का आकार बढ़ेगा तो, और सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन को प्राथमिकी नहीं दी जाती है। जनसंख्या सजाती हो, जनसंख्या असजाती हो, ए और बी दोनों, और नन ऑफ दीज। कब नहीं दी जाएगी? जब जनसंख्या असजाती हो, सिमिलर नहीं हो। सिमिलर हो क्या होंगे हम? वी प्रेफर टू गो विद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सजाती है, एक जैसी, होमोजीनियस है। तो इज इट क्लियर? तो चलिए, ये आज का पहला टेस्ट रहा जिसमें हमने आपसे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन पूछे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। लगातार बने रहिएगा आपको के पर। आज कितने काफ़ी, धन्यवाद, थैंक यू सो